नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, मध्य प्रदेश में आतंकी संगठनों का महागठबंधन बनाया गया है। अलग अलग संगठनों के आतंकी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में बैठकर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में एमपी एटीएस और एनआईए प्रदेश में फैले आतंकी संगठन के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। 10 अलग अलग एंगल से इसकी जांच हो रही है। पीएफआई के बाद आतंकी संगठनों के आपसी तालमेल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश की एटीएस केंद्रीय एजेंसी एनआईए के अलावा मध्य प्रदेश की एटीएस लगातार जांच कर रही है। पीएफआई हो, जेएमबी हो या दूसरे आतंकी संगठन, सभी पर जो है इस समय मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस और एटीएस की नज़र है। पीएफआई के जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके परिवार और रिश्तेदारों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। मोबाइल फ़ोन हो या फिर बैंक डिटेल, तमाम जो दस्तावेज जब्त किए उनकी पड़ताल लगातार की जा रही है। संभवतः आगे इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में एटीएस इन आतंकी संगठनों पर नज़र बनाए हुए हैं। एटीएस के अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। पीएफआई मामला हो या फिर दूसरे आतंकी संगठनों का मामला, त्योहारी सीजन में या फिर दूसरे आने वाले समय में जो भी संभावित कार्यक्रम है, उनको लेकर भी खास नज़र जो है इस समय मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस की है, ताकि किसी भी तरीके की चूक सुरक्षा में ना हो सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो किस तरह से जांच हो रही है उसको हम समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, शांति के टापू मध्य प्रदेश से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन फल फूल रहे थे, चाहे वो सिमी की बात हो, जेएमबी की बात हो या पीएफआई की बात हो। मनोज जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश जो है आतंकी संगठनों का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है उसके पीछे की मध्य प्रदेश की जो एजेंसियां वो तो काम कर रही थी, लेकिन केंद्र के पास जो इनपुट था उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में एनआईए का हेडक्वार्टर खोला गया। यानी एनआईए मध्य प्रदेश में संदिग्ध गतिविधि जो आतंकी संगठनों के द्वारा संचालित की जा रही है, उस पर भी अब एनआईए यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों की नज़र है। जेएमबी का मामला हो या फिर पीएफआई का मामला या सिमी का मामला हो या सूफा का मामला हो, ये तमाम जो आतंकी संगठन है, कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है वो एक दूसरे से सामने आया। जिस तरीके से कोलकाता की जो एसटीएफ थी, जो कि 2 जेएमबी के आतंकी जो कि जेल में बंद थे, प्रोटेक्शन वारंट में भोपाल से लेकर अपने साथ गई है। अलकायदा से कनेक्शन था, यानी अलकायदा के साथ जेएमबी के जो आतंकी थे वो आपस में तालमेल करके मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। हालांकि मध्य प्रदेश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बैठ के ये आतंकी बड़ी प्लानिंग जो है वो देश के लिहाज से कर रहे थे, देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। जेएमबी के आतंकी तो गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा सूफा के आतंकवादी जो है वो रतलाम से, जो कि जयपुर में गिरफ्तार हुए। तो ये एक बड़ा नेटवर्क सामने आया और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश पुलिस पहले से ज़्यादा अलर्ट पे है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई आतंकी संगठनों के नेटवर्क जो है इस समय सक्रिय हैं। भले ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बैठ के रणनीति, प्लानिंग, नेटवर्क को मजबूत करना, देश में अपने संगठनों को संचालित करना, स्लीपर सेल बनाना, ये तमाम तरीके की गतिविधियां जो है वो एक सुरक्षित ठिकाना मानते हुए मध्य प्रदेश से लगातार संचालित की जा रही है। और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां नहीं बल्कि केंद्र की भी जांच एजेंसियां लगातार मध्य प्रदेश पे नज़र बनाए हुए। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पीएफआई पे शिकंजा कसा गया और लगातार जो पूछताछ की जा रही है, उसमें कई नेटवर्क और कई कनेक्शन निकल कर सामने आए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश। बिल्कुल मनोज, और इस मामले को काफी गंभीरता से भी लेने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अब बात करेंगे एमपी कांग्रेस की, जो बड़े एक्शन की तैयारी में है। अनुशासनहीनता के मामले में बड़ा एक्शन होगा। एमपी कांग्रेस के अनुशासन समिति की बैठक 9 अक्टूबर को 200 से ज्यादा अनुशासनहीनता की शिकायतों पर समिति एक्शन लेगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ने पर कार्रवाई होगी। विधायकों के द्वारा की गई शिकायत पर भी समिति गंभीरता से विचार करेगी। कई नेताओं को पार्टी से बाहर करने की भी तैयारी कांग्रेस कर रही है।
वहीं निकाय चुनाव की जानकारी नहीं भेजने पर कमलनाथ नाराज हो गए। जिलाध्यक्षों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 सितंबर तक हर हाल में निकाय चुनाव परिणाम की जानकारी भेजने के निर्देश जारी हुए हैं। चुनाव के 2.5 महीने बाद भी कई जिलाध्यक्षों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। 12 अक्टूबर को कांग्रेस में निकाय चुनाव परिणाम पर मंथन होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया है। बैठक में हार का पोस्टमार्टम किया जाएगा, हार पर मंथन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आती है विधानसभा चुनाव से पहले और रही है, चाहे वो अनुशासनहीनता का मामला हो या रिपोर्ट न देने का मामला हो, सभी मामलों पर गंभीरता से विचार कांग्रेस अब करती हुई। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें पार्टी को डैमेज जिन पदाधिकारियों ने किया है उसी को लेकर 200 से ज्यादा शिकायतें अनुशासन समिति के पास पहुंची और उन्हीं शिकायतों को लेकर जो है बैठक बुलाई गई है। 9 तारीख को ये बैठक होगी और इसमें उन शिकायतों पर चर्चा होगी जो शिकायतें नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित आई हैं। उज्जैन से भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस उन पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत कार्रवाई करने की तैयारी में है जो पार्टी लाइन से जाकर बाहर काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली है। तो 9 तारीख को जब अनुशासन समिति की बैठक होगी तो उसमें अनुशासनहीनता के मामले में पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं राशन सप्लाई में गड़बड़ी रोकने की कवायद हो रही है। राशन सप्लाई में गड़बड़ी रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अनाज सप्लाई करने वाले ट्रकों की मॉनिटरिंग होगी। सभी ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। भोपाल से ट्रकों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। कई जिलों में राशन दुकानों पर अनाज नहीं पहुंचने की शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते ये अब कदम उठाया गया है। सीएम शिवराज भी इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी ने न्यूज 18 से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। सप्लाई और राशन वितरण को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद अब सरकार नए एक्शन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई तरह से शिकायतें मिल रही हैं कि जो राशन जारी होता है वो पहुंचता ही नहीं है, राशन दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही गड़बड़ी हो जाती है। अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कई जगह कई जिलों में या ब्लॉक में ऐसी शिकायतें आती हैं, परंतु अभी हमने ट्रांसपोर्ट में जीपीएस सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है और बहुत जल्दी जीपीएस सिस्टम लगेगा जिससे हम वाहनों को मॉनिटर कर पाएंगे और वो भोपाल से ही सभी मॉनिटर होंगे, जिससे ये ट्रांसपोर्टिंग में काफी सुविधा होगी। सर, लेकिन सीएम ने भी नाराजगी जताई थी कि जितना राशन भेजा जाता है वो पहुंचता ही नहीं है राशन दुकानों तक। जिन जिन जिलों में इस प्रकार की शिकायतें आई थी वहां पर माननीय सीएम महोदय ने खुद ही कार्रवाई करी है और विभाग में उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा राशन दुकानों पे गेहूं जो है हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह प्राय सभी जगह गेहूं मिल रहा है। अभी वर्तमान में हमारा जो कुल गेहूं का भंडारण है वो 108 लाख मीट्रिक टन है और चावल का कुल भंडारण 4 लाख मीट्रिक टन है। और हम पीडीएस में जो आवंटन कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम अधिनियम के अंतर्गत, वो गेहूं का जो हम दे रहे हैं वो करीब 98,222 लाख मीट्रिक टन और क्या नाम से चावल 1,41,46,693 मीट्रिक टन हम चावल अभी पीडीएस में दे रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो हम फ्री का जो राशन वो दे रहे हैं उसमें हम गेहूं 59,213 मीट्रिक टन और चावल करीब 1,84,405 मीट्रिक टन चावल हम अभी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को गेहूं नहीं मिल पा रहा पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में गेहूं पर्याप्त मात्रा में है और जहां भी सरकार जिस प्रकार से विभाग को आदेश करेगी हम वैसा वितरण। पर्याप्त भंडारण है, उसके बाद भी राशन दुकानों तक क्यों नहीं जारी हो पा रहा है, यही एक
सभी जगह पहुंच रहा है, परंतु जहां जहां सरकार जिस जिले में जिस प्रकार का आवंटन हमें देना है, सरकार का जैसा आदेश होगा हम वैसा करेंगे। तो प्रदेश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उसके बाद भी कई जगह से शिकायतें निकल कर आ रही हैं कि हितग्राहियों को गेहूं नहीं मिल पा रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो अनाज सप्लाई किया जाता है उसमें जो शिकायतें आ रही हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए अब जो है निगरानी रखने का काम किया जाएगा। जीपीएस के जरिए ट्रकों की मॉनिटरिंग होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। इंदौर से है, जहां पर T20 मैच से पहले एमपीसीए पर छापा पड़ा है। नगर निगम ने मनोरंजन कर वसूली के लिए धावा बोला। एमपीसीए के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव, कमिश्नर पवन शर्मा को पत्र लिखा है। मैच के पास के लिए दबाव बनाने का आरोप उन्होंने लगाया है। सोमवार को नगर निगम के अधिकारी पहुंचे थे होलकर स्टेडियम और आज शाम 7 बजे मैच होना है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। तीसरा T20 मुकाबला है ये। नगर निगम के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के आरोपों का खंडन किया। कहा, समय पर टैक्स का भुगतान करने से बचने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कोई एक छोटा मोटा संगठन नहीं है या कोई ऐसी गुमटी नहीं है या कोई साइकिल पंक्चर की दुकान नहीं है कि आज यहाँ लगाई, कल वहाँ लगाई, परसों वहाँ लगाई और हमने आपकी कर चोरी करी। पिछले 60-70 वर्षों से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अस्तित्व है। इसी वर्ष हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है और यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन, जिसको किसी समय में माधवराव सिंधिया जी उसके अध्यक्ष थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अध्यक्ष थे जो आज केंद्रीय मंत्री है, संजय जगदाले जो बीसीसीआई के सचिव रहे हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट के बहुत बड़ी अथॉरिटी, वो हमारे अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे समय पर ऐसे संगठन के साथ में मैच के सिर्फ एक दिन पहले जब हम मैचेस की तैयारियों में बिजी हैं, तब हमारे कार्यों में दखल देने का काम रिवोल गैम के बहुत सारे अधिकारियों ने किया। और न सिर्फ किया, हमारे को डराने की कोशिश की, हमारे को धमकाने की कोशिश की। अपने मेयर के जरिए, अपने एमएलएस के जरिए, अपने सांसद के जरिए इन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी जनता। आज दिन भर से मेरे को सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया, यदि आपके साथ हो सकता है तो हमारे साथ तो क्या होगा। तो जनता में डर व्याप्त है और इसको भी यदि मुख्यमंत्री नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा। फिर वहीं मैच की मेजबानी को लेकर मिनी मुंबईकर काफी खुश हैं। दुनिया की निगाहें मैच पर होंगी। जीत के आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लिहाजा जोश एकदम हाई है। मैच के लिए स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। बात करें मैच के टिकट्स की तो सारे टिकट पहले ही बिक चुके हैं और 28,000 दर्शकों वाले क्षमता वाला ये पूरा स्टेडियम खचाखच आज शाम को भरा आपको नजर आएगा। वहीं स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करीब 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा आयोजक अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी तैनात करेगा। आयोजकों के 800 निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना जोश है इंदौर वासियों में इस मैच को लेकर, वो हम जान लेते हैं। सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, अब से कुछ ही घंटे बाद एक रोमांचक मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। कितना उत्साह देख रहे हैं आप फैंस में? आप लोग इंदौर वाले ही हो? नहीं, हम लोग नेपाल। बिल्कुल, देखिए शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा, लेकिन उत्साह जो है दर्शकों का वो अभी से दिखाई दे रहा है। ये टी शर्ट पहने हुए टीम इंडिया की यहाँ पर फैंस पहुंचे। 4 बजे से ये लाइन में वो यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, उसको लेके जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कहाँ से आए? मैं शिवपुरी से आया हुआ हूँ और यहाँ पे इंडिया का जो मैच है उसको देखने की आज रोहित शर्मा 100 मारेंगे और इंडिया का इसको आज इंडिया जीतेगी। इंडिया इंडिया। आप बताइए, आज रोहित शर्मा का 100 मारेगा, हम उसी की मीटिंग देखना है, देखने के लिए आए हैं। आज विराट कोहली नहीं खेल रहे। विराट कोहली की कमी आज श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार पूरी कर देंगे। आज विराट कोहली के ना खेलने से बहुत दुख है। उन्हें देखने के लिए हम बहुत प्रसन्नचित थे आने के लिए। आज पंत का बर्थडे और आज पंत शतक मारेगा। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत बड़ी की। भारत माता की, भारत माता की। मैदान इंडियन के लिए अच्छा लग रहा है और आज भी इंडिया जीतेगी यहाँ पे। आप माइक छोड़ दीजिए। हाँ जी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंदौर का जो मैदान है वो इंडियन टीम के लिए हमेशा से लग रहा है और आज भी जो है टीम वहाँ जीतेगी, हमारी कामना है। भारत माता की, इंडिया जीतेगा, इंडिया आज जीतेगा। हर बार की तरह इसका ही चला है और आज भी इसका ही चलेगा। तो देखिए, ये जो मैच है उसको लेकर
जो दर्शकों का उत्साह आपने देखा, लेकिन ये सिक्योरिटी की जी बताइए क्या दिक्कत हो रही है? वहाँ आगे बताता था ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? अधिकारियों ने उधर बोला कौन से अधिकारी आपको बोल रहे हैं? चले जाओ, एसपी साहब के पास चले जाओ। तो देखिए सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर टाइट की गई है, हालांकि जो दर्शक हैं उनका उत्साह कहीं से कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। लाइनें यहाँ पर लग गई हैं और इंडिया के जीत को लेकर यहाँ पर नारेबाजी भी। चलिए ठीक है, जोश बिल्कुल कम नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। बहुत धन्यवाद रोना आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, बिजली पेंशनर्स के समर्थन में उतरा है बिजली कर्मचारी संगठन। समर्थन में उतरा है एमपी यूनाइटेड फोरम। पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए गए हैं। 6 अक्टूबर तक पेंशन का भुगतान करने की मांग है। 7 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली पेंशनर्स के समर्थन में अब बिजली कर्मचारी संगठन उतरा है। एमपी यूनाइटेड फोरम पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए गए हैं और 6 अक्टूबर तक पेंशन का भुगतान करने की मांग है। 7 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी भी है। पेंशन की मांग यहां पर की जा रही है और 6 अक्टूबर तक पेंशन के भुगतान की मांग हो रही है और अगर भुगतान नहीं होता है तो 7 अक्टूबर से आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है संगठन के जरिए। पेंशनर एकता हम सब। तो बिजली पेंशनर्स के समर्थन में अब बिजली कर्मचारी संगठन भी उतर आया है समर्थन में। एमपी यूनाइटेड फोरम पेंशन की मांग कर रहे हैं और ज्ञापन भी सौंपे गए हैं प्रदेश में पेंशन को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता मनोज जुड़े हैं फोन पर। मनोज, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बिजली पेंशनर्स के समर्थन में जो कर्मचारी संगठन है बिजली के, वो उतर आए मैदान में। उनकी मांग है कि जिस तरीके से जो सुविधाएं मिली है 6 अक्टूबर तक पेंशन का भुगतान की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता तो 7 अक्टूबर से जो है प्रदेश व्यापी जो है वो हड़ताल करेंगे, धरना देंगे जिला मुख्यालय पे। करीब बिजली कंपनियों के करीब 40,000 जो है वो पेंशनर्स हैं। ऐसे में ये मांग उठी और अब संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पावर जो ट्रांसमिशन कंपनियां हैं उनके बजट का हवाला वो कंपनियां दे रही हैं और यही कारण है कि अब एक नाराजगी जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों में देखी जा रही है और संगठन की तरफ से अब ये लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है और एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 6 तारीख तक यदि भुगतान नहीं किया गया तो 7 तारीख से ये आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। हम आइए अब एक